हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और पीरियोडिक टेबल में बेटा अक्सर ये देखा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा गया नीट में वो मोस्टली 80 to 90% चांस होता है कि वो किससे रिलेट करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अपन पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं आई, इसे भी लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी का दूसरा नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। केमिस्ट्री में एनर्जी और पोटेंशियल दोनों को सेम ही माना जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम, न्यूट्रल गैसियस और आइसोलेटेड एटम, ये कंसीडर किया। ये इसका न्यूक्लियस है और यहां पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है इसके ऊपर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसीय एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से बोल रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके साथ में इसका अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है? मेरा दो टाइप की एनर्जी है, एक तो एनर्जी रिलीज होती है और एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड इट मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? अब देखो रिक्वायर्ड कब होती है, रिलीज कब होती है? जब भी अट्रैक्शन होता है, जब भी दो के बीच में अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए अट्रैक्शन से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? देखो आपको एक स्टोरी बताते हैं, ऐसे ही नॉर्मल जनरल बात कर रहे हैं। आपका किसी के साथ में अट्रैक्शन हुआ, आपका नहीं, मान लो किसी का भी है, तो अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि जितनी उसकी एनर्जी है वो तो किस में हो गई, अट्रैक्शन में रिलीज हो गई। अब जो टोटल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी अट्रैक्शन में रिलीज हो गई, तो आपके पास में एनर्जी लेवल क्या होगा, कम एनर्जी लेवल कम होगा तो पढ़ाई क्या होगी आपकी, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ गए? इसलिए क्या जाता है बच्चों को कि अट्रैक्शन से हमेशा दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो देखिए, तो अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और अट्रैक्शन को ब्रेक करना हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे रिक्वायर्ड होती है? मान लो आपका अट्रैक्शन है किसी के साथ में, समझना, और आपके पेरेंट्स को पता चल गया, तो वो क्या चाहेंगे कि अट्रैक्शन बढ़े या अट्रैक्शन टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, वो यही चाहेंगे ना। इसलिए वो क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? डंडे से, चप्पल से, जिससे भी एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वहां से गेन होगी, तो गेन होने से अट्रैक्शन क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। तो दो ही चीज माइंड में सेट रखनी है, अट्रैक्शन हो गया, एनर्जी रिलीज होगी। ब्रेकअप कब होगा? जब बाहर से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, अब इसको रिलेट कीजिएगा माइंड में सेट रखने के लिए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये न्यूक्लियस था, इसके साथ में बेचारा ये इलेक्ट्रॉन अच्छा अट्रैक्शन में था, दोनों का मस्त चल रहा था। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को इससे हटाना चाह रहे हो, इसको कंप्लीट रिमूव करना चाह रहे हो। ये मान लो कि इनफाइनाइट में भेज रहे हो, आपको कंप्लीट रिमूव कर रहे हो, तो इसका अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ना। और इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इस रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसी का नाम क्या होगा, बाहर से एनर्जी दी आपने, इस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम ही क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको क्या बताएं, रिक्वायर्ड एनर्जी for removal of electron from isolated neutral gaseous atom from its ground state, not excited state। वो जहां पर ग्राउंड में प्रेजेंट है वहीं रहना चाहिए। अगर एक्साइटेड स्टेट से अगर रिमूव करोगे ना, तो बेटा वो होता है सेपरेशन पोटेंशियल होता है, सेपरेशन एनर्जी, वो अलग टर्म है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो, कहां से रिमूव कर रहे हो, उसके ग्राउंड स्टेट से। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove valence electron from isolated neutral gaseous atom in its ground state, not excited state, is called ionization energy और ionization potential। तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, या बेटा इसको शॉर्ट में आईपी भी बोल देते हैं। डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी, अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड amount of energy required to remove valence electron from neutral gaseous isolated atom in its ground state ब्रैकेट में लिख देता नॉट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि बेटा एक्साइटेड स्टेट वाला क्या होता है, सेपरेशन पोटेंशियल होता है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे कोई एटम मान लिया ए है या मेटल है या एटम है, एम जो भी मानना चाहो, वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस। यहां से इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया तो किसमें कन्वर्ट होगा, ए प्लस में। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम ही क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। रिक्वायर्ड है इसका मतलब कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मी, ठीक है। तो यहां पर आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एनर्जी है ना रिक्वायर्ड एनर्जी, तो प्लस ई लगा दिया मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का यह भी मेथड होता है, ए प्लस और यहां पर माइनस ई लगा दिया। प्रोडक्ट साइड में प्लस है, रिएक्टेंट साइड में इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, माइनस। तो यहां पर इस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम ही क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी एनर्जी पर मोल, और एनर्जी किस में हो सकती है, कैलोरी में भी हो सकती है, जूल में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या बताए, सिंपल डेफिनेशन पहले अपन ने पढ़ी है इसकी, क्या पढ़ी कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम ही क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, लिखवाते हैं। तो सिंपली मीन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, वो कैसी होती है, क्या उनके ऑर्डर होते हैं, इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया। अब देखिए आगे, तो आपको ये बताइए सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम है, उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा हो तो उसका मतलब आपको किससे लेना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम से रखना है कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उसी को क्या बोल दोगे, फर्स्ट आईपी। देखो मनी मान लेंगे कोई मेटल है एम, वो गैसियस स्टेट में, आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये केटाइन बना लेगा, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम ही क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा प्रोडक्ट साइड में माइनस एनर्जी लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, और ये क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, ये होता फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अभी आइसोलेटेड गैसीय एटम से आइसोलेटेड मोनोवेलेंट केटाइन बन गया। अब इस मोनोवेलेंट केटाइन है, इससे अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, माइनस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, तो यहाँ पे जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, नॉट मोनोवेलेंट केटाइन। मोनोवेलेंट केटाइन के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर मोनोवेलेंट की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, तो मोनोवेलेंट की तो क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अपन तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं,
न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। तो न्यूट्रल एटम से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? सेकंड। तो उसको क्या बोलोगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। डाइवेलेंट कैटायन बन गया। अब यहां से भी आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो यहां पे क्या कर रहे हो? थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आपने, किसके रेस्पेक्ट में? एलिमेंट के। तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। तो इसको क्या लिखोगे आप? एनर्जी। ये क्या होगा? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट उसकी कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? थर्ड। क्लियर हुआ? तो अगर ये डाइवेलेंट की बात करें तो डाइवेलेंट के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है, तो डाइवेलेंट की क्या होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मोनोवेलेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला? पहला तो ये निकल गया, डाइवेलेंट बना, फिर निकल रहा है, तो मोनोवेलेंट के रेस्पेक्ट में कौन सी होगी? आपसे पूछा जाए थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आपसे पूछा जाए डाइवेलेंट के रेस्पेक्ट में कौन सी है, तो डाइवेलेंट से क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या होगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। और मोनोवेलेंट के रेस्पेक्ट में सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मोनोवेलेंट की क्या होगी? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। और सेम एलिमेंट के लिए अगर बात करें तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसका ऑर्डर देखोगे तो हमेशा सक्सेसिव आईपीज है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? उसका भी रीजन पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आईपी, सक्सेसिव आईपीज है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ऑर्डर। तो सेम एलिमेंट के लिए बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, उसके बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी वो निकल रहा है तो 4 7। यानी सेम एलिमेंट के लिए बात करें, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रीवियस वन ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये बोला सेम एलिमेंट है, क्योंकि बच्चे जो गलतियां करके आते हैं वो इसी स्टेटमेंट को अगर ध्यान में है तो गलतियां नहीं होंगी। मैंने आपको बोला एक ही एलिमेंट के लिए बात करूं मैं, तो सक्सेसिव आईपीज है वो हमेशा बढ़ेगी सेम एलिमेंट के लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टेबल कॉन्फिगरेशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे ये कैटाइन, ये भी क्या बना? डाइवेलेंट, फिर ट्राइवेलेंट, जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस के और ज्यादा पास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और पास वाला इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और ज्यादा अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और इस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए सेम एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिख लीजिएगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट, ऑफ सेम एलिमेंट is always greater than previous one due to increase of Z effective on valence electron। अब जो लिख रहा हूं वो है इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, क्योंकि बेटा आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा एप्लीकेशन में ये वाला स्टेटमेंट आपको ध्यान रहना चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन का कोई मतलब नहीं है कब? जब एक ही एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है उसको चेक किया जाता है, और जिसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, जिसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी कंडीशन में? जब टू डिफरेंट एलिमेंट हो और एक ही एलिमेंट हो तो सक्सेसिव आईपीज ऑलवेज इंक्रीज होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ में बढ़ता जाता है। ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सक्सेसिव आईपीज, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट, इसको ब्रैकेट में कर लेना, सेम एलिमेंट के लिए इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रीवियस वन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टार लिख बना लेना इस पे, सेम एलिमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दोनों पे स्टार बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसीय एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, उसके लिए एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी हाई होगी, और दिस रिक्वायर्ड एनर्जी इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और मीन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ऐसे ही देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वैसे तो मैं यहां पे बता दिया आपको। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मोनोवैलेंट केटाइन से, मोनोवैलेंट केटाइन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी के अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो उस एलिमेंट की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर मोनोवैलेंट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इससे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है ना, तो ये इसकी क्या होगी, मोनोवैलेंट की फर्स्ट होगी। लेकिन ये वाली कंडीशन कब माननी है, जब आपको पूछा हो, नहीं तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक निकल चुका है सेकंड, तो ये क्या होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो इसको मैं करवाता हूँ आपको, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखवाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो हेडिंग लिखेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो ये मेटल था, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला मोनोवैलेंट केटाइन। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डाइवैलेंट केटाइन, तो ये तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और ये क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। लेकिन ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसकी है, इसके रेस्पेक्ट में, फ्रॉम न्यूट्रल एटम। ये जो देख रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोवैलेंट केटाइन। फिर से बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोवैलेंट केटाइन is known as second ionization energy of that element, and it is considered first ionization energy with respect to monovalent cation, ठीक है। देखो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for removal of one electron from monovalent cation, या ये लिख सकते हो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के रेस्पेक्ट में तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोवैलेंट केटाइन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और अगर आप मोनोवैलेंट के रेस्पेक्ट में देखो तो ये क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी लिख सकते हो, इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
विद रिस्पेक्ट टू मोनोवैलेंट कैटाइन। मोनोवैलेंट कैटाइन इसके रेस्पेक्ट में तो क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर बताते हैं आपको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लिया, मिटाते हैं इसको। अब देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड क्या है बेटा, कोई भी मेटल है उससे गैसियस एटम है, मेटल या एलिमेंट कोई भी है, गैसियस मान रहे हैं अपन, ठीक है ना, गैसियस है, ये ध्यान रख लेना। या मैं लगा देता हूँ जी, पहले मोनोवैलेंट कैटाइन बना, ये क्या होगा Ip फर्स्ट, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला Ip सेकंड, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो Ip थर्ड, और वो Ip थर्ड किसके रेस्पेक्ट में, न्यूट्रल एटम। ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये सेकंड निकला, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला किसके रेस्पेक्ट में, न्यूट्रल एटम में। तो इस एलिमेंट की क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मोनोवैलेंट की कौन सी होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा ना मोनोवैलेंट के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और डाइवैलेंट की क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड amount of energy required for removal of one electron from isolated divalent cation, from isolated gaseous है ये तो आप जानते हो, isolated divalent cation, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। तो उस एलिमेंट की वो क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर आप बात करो डाइवैलेंट के लिए तो ये क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डाइवैलेंट कैटाइन, ऑफ डाइवैलेंट कैटाइन। और ये भी कह सकते हो आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवैलेंट के रेस्पेक्ट में कौन अच्छा है बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। मोनोवैलेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा निकल रहा है, सेकंड, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवैलेंट कैटाइन। ठीक है, तो ये था बेटा सिंपल डेफिनेशन होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही एलिमेंट के लिए आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालते चल रहे हो तो वहां पर सक्सेसिव आईपीज है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, यानी आगे की आईपी वो पहले से ज्यादा होगी क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है उस केस में स्टेबिलिटी ऑल्सो चेक। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, हालांकि एप्लीकेशन में और डिटेल में बताएंगे इसको। जैसे मैंने लिखा सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये होता है ना 11, या वैलेंस वाले का लिख लो। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने बना लिया Na+, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया 1s2 2s2 2p6, ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अगर कैटाइन एनाइन ऐसा कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा आईपी फर्स्ट सेकंड लिख रखी हो, वो किसके रेस्पेक्ट में देखने आपको, न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। ये देखो 2p6 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इनर्ट गैस वाला क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड Na+2, और इसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन निकला पहले तो ये,
तो स्टेबल हो गया। फिर ये वाला क्या है, अनस्टेबल। कंपेरेटिव क्या है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये क्या होगा, आईपी या आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। तो स्टेबल से ज्यादा होनी चाहिए, स्टेबल की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो कब होगी, जब डिफरेंट एलिमेंट हो। सेम एलिमेंट के लिए कंसेप्ट नहीं होता, सेम एलिमेंट में सक्सेसिव आईपीज हमेशा बढ़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, ठीक है। ये रिमेन्स सेम फॉर सेम एलिमेंट, ये ऑर्डर रिमेन सेम है फॉर सेम एलिमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बार बार लिख रहा हूं, इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बेटा डिफरेंट एलिमेंट हो, इफ डिफरेंट एलिमेंट देन स्टेबिलिटी ऑल्सो चेक्ड। उस कंडीशन में किसी का कम और ज्यादा हो सकता है अलग अलग एलिमेंट में। इफ डिफरेंट एलिमेंट देन स्टेबिलिटी ऑल्सो चेक्ड। डिफरेंट एलिमेंट होता तो स्टेबिलिटी को भी चेक करना है, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी इस पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट देखिएगा साइज, या अपन ये भी बेटा कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम। साइज बोलते हो एक ही बात है, क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ एटम। एक एटम है उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस है उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी। तो साइज इंक्रीज होने पर, साइज इंक्रीज होगी तो इसके साथ साथ में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से बढ़ेगी। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज, या ये कह सकते हो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली होते हैं साइज और जेड इफेक्टिव, तो इससे क्या होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज। फिर से बता रहे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो न्यूक्लियस का उस पर इफेक्टिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होगा। या पूरा लिखना चाहो तो ये लिख लो, साइज इंक्रीज होने पे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। और आपको ये पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उसका अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, इट मींस जेड इफेक्टिव डिक्रीज। जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, इसका मतलब अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो कम अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी कम होगी। और इस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम ही क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, कम। इट मीन्स क्या रिलेशन निकला, आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। आईपी और साइज है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। समझ में क्या बताया बेटा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हुआ न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी डिस्टेंस बढ़ती गई। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उसको निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू भी कम होगी। और इस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम ही क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड वन जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिंपल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये लिख सकते हो ना, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी बढ़ गई। इट मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो क्या रिलेशन होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड वन है शील्डिंग इफेक्ट।
शिल्डिंग इफेक्ट। देखिए शिल्डिंग इफेक्ट में क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट इसका क्या रोल होगा, शिल्डिंग इफेक्ट का ये रोल होगा कि शिल्डिंग इफेक्ट है ये बढ़ेगा, शिल्डिंग इफेक्ट है इसके इंक्रीज होने से। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इनर इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे रिपल्सन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पे इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसे ये भी कह सकते हो इसे साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आईपी है ये भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स शिल्डिंग इफेक्ट है, इसके इंक्रीज होने के साथ साथ में आयनाइजेशन पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाता है। तो क्या रिलेशन है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, आईपी डिक्रीज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। इट मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शिल्डिंग इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है। नोट कीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक, नोट कर लीजिए और बताते हैं फिर। नोट कर लिया, मिटा दें। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपको बताया दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दूसरा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनका रिलेशन अपन ने जेड इफेक्टिव के साथ में देखा भी था। क्या रिलेशन था, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपने देखा था न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे आईपीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या होगा, दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो था पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके इंक्रीज होने के साथ साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये भी इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ गया, और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, और ये होता है आईपी। इट मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता वैसे ही आईपी बढ़ता जाएगा। और याद करो अपन ने क्या पढ़ा था कि सेम एलिमेंट दे रखा हो तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो सक्सेसिव आईपीज है वो हमेशा बढ़ती जाएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब भी दो एलिमेंट को चेक करना हो तो वहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको चेक किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है इट मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उससे क्या बढ़ेगा, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट बनने से जेड इफेक्टिव डिक्रीज, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन डिक्रीज, अट्रैक्शन कम होगा तो कम अट्रैक्शन है तो उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी कम होगी, इट मीन्स आईपी डिक्रीज। तो रिलेशन क्या हुआ, आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। इस साइड में लिख देता हूं फुल फील्ड ऑर्बिटल्स या सबसेल, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल है उसकी स्टेबिलिटी इस पर किस टाइप से इफेक्ट डालती है, देखिएगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा आपको ये बताने, कोई भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है ना वो अपने नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। देखो मैं एग्जांपल से करवाता हूँ, जैसे आपके पास एक तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहां पे आप देखोगे इसका कितना है 2p3, वैलेंस सेल का लिख रहा हूं 2p3, और इसका कितना होता है 2p4, इसका 2p3 और इसका कितना हुआ है 2p4। तो बेटा यहां पर आपने देखा
ये 2p3 हाफ फील्ड है और ये क्या है, इसके कंपैरिजन में इनकम्प्लीट बोल देते हैं। तो हाफ फील्ड है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आईपी का ऑर्डर देखोगे, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे देखो फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस का आउटरमोस्ट का क्या होगा, देखो नियोन तक तो आ जाएगा, उसके बाद में 3s2 3p3, वैलेंस का लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा 3p4। तो आईपी का ऑर्डर देखोगे तो किसका ज्यादा होगा, फॉस्फोरस का ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, सल्फर, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ऐसे किसके लिए आ जाएगा, फुल फील्ड स्टेबिलिटी। बट ये जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और फुल फील्ड स्टेबिलिटी का ये जो कंसेप्ट लगता है, ओनली अप्लीकेबल टू नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन। नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन मतलब जहां पे कितने का डिफरेंस हो, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो। ठीक है, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन। ठीक है, नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन इस पे एप्लीकेबल होगा। जैसे 2p4 है, इस पे तो एप्लीकेबल है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितने का हो, 1 का। तो ये 2p3 वाला किस पे एप्लीकेबल होगा, 2p4 नॉट 2p5। क्लियर हुआ। ऐसे एक और बता देता हूं, मैं इसी के साथ में लिख देता हूं। एक और होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर क्या होगा बेटा, सेम सब सेल में देखोगे आप, सॉरी सेम सेल के अंदर देखोगे तो जो न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिटल होंगे, सब सेल होंगे, तो उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी का नाम होता है पेनिट्रेशन पावर। देखो फॉर सेम सेल, एक ही सेल की बात करें तो SPDF, तो न्यूक्लियस के जो ज्यादा पास में होगा उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन ज्यादा पास में होता है, S, और उसके बाद में क्या होता है P, फिर D, फिर F। ठीक है, ये ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन पावर। सेम के लिए देखो एग्जांपल से कर रहा हूं, जैसे बेरिलियम और बोरॉन लिया, ये भी बेटा कहां पर एप्लीकेबल होगा, नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन पे। नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का आ रहा हूं, 1 का। जैसे मैं बात करूं बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरॉन का कितना होता है 5। कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, और इसका क्या होगा 2s2 2p1, 2s2 2p1। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 2s2 से, और यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे अपने 2p1 से। क्लियर है। अब इन दोनों में देखोगे सेम सेल है, यहां पे भी सेकंड सेल है और यहां पे भी क्या है, सेकंड सेल। तो दोनों में देखा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का, 1 का। यहां पे S से निकाल रहे हो, यहां पे किससे निकाल रहे हो, P से। डिफरेंस भी 1 इलेक्ट्रॉन का नियरेस्ट होगा। बेटा ये कंसेप्ट माइंड में सेट रखना है, कौन सा, नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन वाला। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बेरिलियम से। तो IP ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन IP ऑफ बोरॉन। जबकि बेटा जेड इफेक्टिव अगर देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। और अपन ये जानते हैं जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है उसके IP भी ज्यादा होती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, क्यों, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। और यहां पे इसको क्या बोल देते हैं, पेनिट्रेशन पावर। क्या होता है पेनिट्रेशन पावर, सेम सब सेल के अंदर, सेम सब सेल में SPDF को देखोगे एक ही सेल के। जैसे मैं ये मान लो कि 6S की बात करें, या 4S है, 4P है, 4D है, 4F है, फोर्थ वाले के लिए, तो S होगा वो ज्यादा पास में होगा, न्यूक्लियस के जो ज्यादा पास में होगा वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होगी। इसी का नाम होता है पेनिट्रेशन पावर, या इसी को फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन भी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर ये क्या, S2 फुलफिल्ड है, P1 ये इनकम्प्लीट होगा, और फुलफिल्ड और हाफ फील्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये हाफ फील्ड है, दोनों के बीच में नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा
अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आप यहाँ पे बात करोगे तो किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का, लेकिन आईपी किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का, ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ओनली एप्लीकेबल अप टू नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, जो न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास में होता है सब सेल, सेम सेल के अंदर, उसके ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हाई होगा। तो जहाँ पर अट्रैक्शन हाई है, उस हाई अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और इसी का नाम क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। इसलिए बेरिलियम और बोरॉन को अगर देखो तो आप यहाँ पे ये मेजर करेंगे कि बोरॉन है और बेरिलियम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बोरॉन का ज़्यादा है, लेकिन आईपी किसका ज़्यादा होगा, बेरिलियम का। नोट कीजिए, ये थे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नोट कर लिया। अब देखो इसके पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ते हैं कि एक पीरियड के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ऑर्डर आएगा, और एक ग्रुप है उसके अंदर क्या ऑर्डर होगा। देखिएगा, हेडिंग लिखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड। हेडिंग है पीरियोडिक ट्रेंड। देखो पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या है कि एक पीरियड के अंदर आईपी का क्या ऑर्डर आएगा, और एक ग्रुप है उसके अंदर आईपी का क्या ऑर्डर होगा। तो मैं पहला लिख रहा हूं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या हुआ, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए वहां पर आईपी भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, बट विथ सम इरेगुलेशन। कुछ इरेगुलेशन आता है, या ये कह सकते हो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं उसके कारण। वो एक्सेप्शन किसके होते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी, या फिर पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right across the period, effective nuclear charge continuously increase. That's why ionization energy, also increase, but with some irregulation. और वो इरेगुलेशन किसके कारण आते हैं, ड्यू टू हाफ फील्ड, फुल फील्ड, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इसके कारण, या फिर आप ये कह सकते हो पेनिट्रेशन पावर है इसके कारण। क्लियर हो गया। जैसे अपन बात करें, भी देखा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो अपन ये भी लिख सकते हैं आईपी ऑफ नाइट्रोजन is more than oxygen due to stability of half field configuration. ऐसे आप ये लिख सकते हो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आप ये लिख सकते हो आईपी ऑफ बेरिलियम, अभी देखा था अपन ने, बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन, जबकि जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, बोरॉन का, इज मोर देन बोरॉन ड्यू टू
फुलफिल्ड स्टेबिलिटी या पेनिट्रेशन पावर, दोनों कह सकते हो। जो इरेगुलेशन है उसका रीजन बता रहे हैं। एक तो क्या हो गया, हाफ फील्ड है, उसकी स्टेबिलिटी नियरेस्ट से ज्यादा होती है, ध्यान रख लेना। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इज मोर देन नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ अप्लीकेबल कहां तक होता है, नियरेस्ट पे, ठीक है। ऐसे आपको ये बताएं, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, उसकी साइज मैक्सिमम होती है, तो आईपी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। लेकिन आईपी भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ड्यू टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आईपी ऑफ इनर्ट गैस, आईपी ऑफ इनर्ट गैस इज मैक्सिमम in a period due to fulfilled configuration, ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोरॉन का ज्यादा है, लेकिन आईपी किसका ज्यादा है, बेरिलियम का। ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑक्सीजन का जाता है, लेकिन आईपी किसका ज्यादा आ रहा है, नाइट्रोजन का। ये इरेगुलेशन आते हैं। ऐसे अगर आप बात करो, मैं डी ब्लॉक के लिए बोल देता हूँ, डी ब्लॉक के अंदर याद रख लेना, डी ब्लॉक में आपने देखा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, तो आईपी भी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट, वैसे तो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, बाकी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, उन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपको बता दिया। ऐसे देखो, अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड सीरीज है, इनकी बात की जाए, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, बेटा ध्यान देना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज ग्रेजुअली डिक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, याद करो क्या बताया था, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन टू सेल अंदर इंटर करता है, एंटी प्लेंटिमेट सेल में इंटर करता है, जिसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूअस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आईपी भी कंटिन्यूअस क्या होगा, इंक्रीज। तो ये ध्यान में रखना, एफ ब्लॉक सीरीज में आईपी है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है, और डी ब्लॉक सीरीज में साइज में इरेगुलर चेंज आते हैं या ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, तो आईपी भी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, लेकिन विद इरेगुलर चेंजेस ये भी वेरी करती है इनके साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल से बता रहे हैं, देखो लिखो, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर सेकेंड पीरियड, ऑर्डर ऑफ आईपी, ऑर्डर ऑफ आईपी फॉर सेकेंड पीरियड, order of IP for second period, order of IP for second period elements। देखो, order of ionization potential for second period elements, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है, उसके लिए आईपी, इसका ऑर्डर देखो क्या होगा, कौन सा होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, लिथियम 1s2 2s1, ये क्या होगा 2p2 2s2 सॉरी 2s2, ये क्या होगा 2s2 2p1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आउटरमोस्ट का 2s2 2p2 2s2 2p3, इसका क्या होगा 2p4, इसका क्या होगा 2p5 और इसका क्या होगा 2p6। अब आईपी का ऑर्डर आपको देखना है कि किसकी आईपी सबसे ज्यादा है। तो आपको ये बताएं, इनर्ट गैस है, एक पीरियड में करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट्स को आप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, इनर्ट गैस की, ड्यू टू फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। तो आईपी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की। उसके बाद में लेफ्ट टू राइट जा रही तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, चलो मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूं और बताता हूं। मैंने ये बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट जानने पर पीरियड में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ साथ में आयनाइजेशन पोटेंशियल ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है।
बट विथ सम इरेगुलर्स, और वो किसके कारण आते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड, या फिर इसी को पेंट्रेशन भी बोल देते हैं, हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, इसको चेक करना है, एंड इनर्ट गैस। और हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ये वाला कहां पर एप्लीकेबल होता है, ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे, अप टू नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेबल अप टू नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक पीरियड की बात करें तो एक पीरियड में सबसे ज्यादा किसका हो गया, नियोन, नियोन के बाद में कौन सा होगा, फ्लोरीन। अब यहां पर देखोगे ये हाफ फील्ड है, ये नियरेस्ट होगा, फ्लोरीन पे नहीं होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं हाफ फील्ड और पेंट्रेशन पावर ये ओनली एप्लीकेबल अप टू नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फ्लोरीन का होगा, उसके बाद में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेक करोगे तो किसका होगा, नाइट्रोजन, फिर किसका होगा, ऑक्सीजन, फिर किसका होगा, कार्बन, ये नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये S2 से निकल रहा है, ये P1 से निकल रहा है, तो यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम, फिर बोरोन, और सबसे कम किसका होगा, लिथियम, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड के लिए, नोट कीजिए इसको। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिख के एक बार अपने से ट्राई कीजिए, फिर और क्वेश्चन करवाते हैं इसमें। लिखिएगा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स और अपने से इसमें ट्राई कीजिएगा। मैं इंक पिला देता हूं इसको। लिखिए एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट आप जानते हैं, लिखा, इसको मैं हटा देता हूं। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को लिखना आपको, देखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इन पे डिस्कस करें अपन कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है उनमें क्या ऑर्डर होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। आउटरमोस्ट का देखोगे तो नियोन के बाद में ये क्या होगा, 3s1, ये होगा 3s2, और ये क्या होगा 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6, ये तो यूनिट गैस है। सेम कोई कंसेप्ट माइंड में सेट रखना है कि एक पीरियड के अंदर, एक पीरियड में क्या होता है, सेल नंबर कांस्टेंट होता है, क्या ध्यान में रखना है, सेल नंबर सेम है, उस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेजुअली इंक्रीज, दैट्स व्हाई इफेक्ट आईपी आल्सो इंक्रीज, बस विथ सम इरेगुलेशन। और वो इरेगुलेशन बेटा कौन से बताया आपको, एक तो हाफ फील्ड का, ये हो गया, एप्लीकेबल कहां पर होगा, नियरेस्ट पे, बार बार मैं कंसंट्रेट करवा रहा हूं आपको, सिर्फ एप्लीकेबल कहां पर होगा, नियरेस्ट पे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक ये बताया। और सबसे ज्यादा किसका होता है, इनर्ट गैस का, ऑर्डर ऑफ आईपी, सिर्फ ये लिखा जाए ऑर्डर ऑफ आईपी, तो आपको बताया था मीन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज सिंपली फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो क्या ऑर्डर होगा, आर्गन, फिर क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर में किसका ज्यादा होगा, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, सिलिकॉन, इधर लिख देते सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में पेनिट्रेशन पावर या फुल फील्ड स्टेबिलिटी भी बोल देते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और सबसे कम किसका होगा, सोडियम का, ये होता ऑर्डर ऑफ आईपी। और सिंपली ऑर्डर ऑफ आईपी, आईपी का मतलब किससे लेते हैं अपन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना हो, मान लो कि सेकेंड पीरियड है या थर्ड पीरियड है, उसके सेकेंड आईपी का ऑर्डर बताना है, चलो करवाते हैं अपन, करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसी के लिए मैं बोल देता हूं कि ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इसमें फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ
सेकेंड आईपी फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है उसके लिए ऑर्डर क्या होगा आईपी का। तो याद करो सबसे पहले सेकेंड आईपी का मतलब क्या होता है। सेकेंड आईपी क्या बताया था, मोनोवैलेंट कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उस एलिमेंट की सेकेंड आईपी होती है। इसका मतलब ये तो न्यूट्रल में नहीं देखना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में देखना आपको। ठीक है, देखो अपन बात करें ये वाला ऑर्डर होता है, ये सोडियम मैग्नीशियम, पहले मैं इन सबको लिख लेता हूं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये मैंने सबको लिखा। अब बेटा मैंने यहां पे देखा सोडियम होता क्या है नियोन के बाद में, नियोन का क्या होता है 2s2 2p6 और 3s1। सेकेंड देख रहा हो तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखोगे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया आपने, तो आउटरमोस्ट क्या बचा 2p6। मैग्नीशियम 3s1, सेकेंड का देखना है ना, तो याद करो सेकेंड आईपी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में देखते हैं। थर्ड आईपी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में, या डाइवेलेंट कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखते हैं। इसका क्या होगा 3s2, ये होगा 3p1, 3p2, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओ, ये क्या होगा 3p3, 3p4 एंड 3p5। तो यहां पर सेकेंड आईपी का आपको ऑर्डर बताना। अब बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। आपको ये बताया था कि एक ही सेल के अंदर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पे क्या सेल नंबर सेम है क्या, नहीं। यहां पर तो आउटरमोस्ट सेल कौन सा होगा सेकंड, ये देखो सेकंड सेल, बाकी में कौन सा है थर्ड। और सेकंड सेल में भी आपने देखा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, फुलफिल्ड का आ रहा है, नियोन का आ रहा है। तो आईपी सेकंड का अगर ऑर्डर देखोगे सेकंड आईपी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा सोडियम। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट टू राइट आप जाओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे सेम सेल के अंदर, अब तो थर्ड वाले बचे यहाँ पे, थर्ड सेल ही है तो सेम सेल है, उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ में आईपी भी इंक्रीज होता है, बट इरेगुलेशन को ध्यान में रखना है। ये हाफ फिल्ड हो गया इस कंडीशन में, इसका किससे ज्यादा होगा नियरेस्ट पे, ये फुल फिल्ड हो गया या पेनिट्रेशन पावर हो गया, इसका ज्यादा किस पे होगा सिर्फ नियरेस्ट पे। सोडियम, उसके बाद में कौन सा होगा आर्गन, क्योंकि ये हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट लग रहा है वो कहां पर एप्लीकेबल हो रहा है, सिर्फ नियरेस्ट पे हो रहा है। तो यहां पे आर्गन के बाद में कौन सा आएगा सल्फर, फिर क्लोरीन, फास्फोरस, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा अब एल्यूमिनियम, फिर कौन होगा सिलिकॉन, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे आपको थर्ड आईपी पूछा जाए तब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, उसके बाद में कंपेयर करेंगे, करवाते हैं ऐसे भी क्वेश्चन। जैसे बेटा मैंने आपको थर्ड पीरियड के लिए सेकंड आईपी का ऑर्डर बताया, वैसे आप सेकंड पीरियड के लिए सेकंड आईपी का ऑर्डर लिखो। क्या करना है, सेकंड पीरियड के लिए सेकंड आईपी का ऑर्डर लिखना है, लिखिएगा, इसको लिख लेना, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। सेकंड आईपी क्या बताया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोवैलेंट कैटायन, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट। तो मोनोवैलेंट कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसका मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फिर देखोगे, और वो आईपी उस कैटायन की नहीं होती है, वो किसकी होती है उस एलिमेंट की होती है। मिटा दें, आगे देखिएगा। सेकंड पीरियड के लिए अपने से लिखिएगा, लिखा क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, इसके लिए आपको क्या बताना ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखो। वैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1 2s2 2s2 2p1, ये होगा। इसका क्या होता है 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6। ठीक है, अब देखो
आपको सेकेंड आईपी है, सेकेंड आईपी क्या होगा, मोनोवेलेंट केटाइन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो उस एलिमेंट की सेकेंड आईपी होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, ये हट गया, 1s2 बचा। कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हीलियम जैसा। और बेटा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसका होता है, इनर्ट गैस, और उस इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा होगा जिसकी साइज सबसे स्मॉल होगी, और सबसे स्मॉल किसकी होती है, हीलियम। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आईपी किसकी होगी, हीलियम की। इसमें क्या बचा, 2s1, ये क्या होगा 2s2, एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, 1, ये 3 का कितना हो जाएगा 2, 2p3, 2p4, 2p5। ये तो सेम पीरियड वाले हैं, सेकेंड सेल का है। ये वाला क्या होगा, फर्स्ट सेल। कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया लिथियम पे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आईपी सेकेंड का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का। उसके बाद में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ साथ में आईपी भी बढ़ता है, लेकिन माइंड में क्या सेट रखना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, उसकी स्टेबिलिटी। ये हो गया एप्लीकेबल, नियरेस्ट पे होगा, ठीक है। नियोन के बाद में किसका होगा, ऑक्सीजन, फिर किसका होगा, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, और सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम, ठीक है। ऐसे थर्ड आईपी का पूछा जाए तो क्या करोगे, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, उसके बाद में चेक कर लेंगे। अभी करवाते हैं और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, अब देखो देखो एक क्वेश्चन दे रखा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स are given below. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और मैं ये लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट है आपका ए बी सी डी, ऐसे मान लिया ए बी सी डी। इसी पे अपन देखेंगे, ये 1s2 2s2, 1s2 2s2, या आउटर मोस्ट का लिख देता हूँ इसके लिए मैं, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p5, ये 4 एलिमेंट है। इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अब आप इसको अरेंज करना है, आईपी फर्स्ट के ऑर्डर में, आईपी सेकेंड के ऑर्डर में, एंड आईपी थर्ड है, इस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अपने से करेंगे, किस ऑर्डर में अरेंज करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, एंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ठीक है। करो, फर्स्ट में तो कुछ देखना ही नहीं है। देखो एक ही सेल के एलिमेंट या डिफरेंट, एक ही पीरियड के, देखो सेल नंबर सब में सेम है, तो यहां पर देखो ए बी सी डी, सेल नंबर सेम है। आउटरमोस्ट का मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2, इसका 2s2 2p2, 2s2 2p3 और 2s2 2p5। अब देखो सेल सेम है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाते हैं सेम सेल के अंदर, इसका मतलब सेम पीरियड के है, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ में आईपी है वो इंक्रीज होगा। ध्यान क्या रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का। यहां पे देखो ये हाफ फील्ड है, ये नियरेस्ट है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहां पर 3 और यहां पे 5 है। अब अप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पे बच्चे गलतियां करके आते हैं। सिर्फ अप्लाई कहां पे करना है, नियरेस्ट पे। ये S2 है, ये 2p2 है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, कितने का होगा, 2 का। और आपको पता है पेनिट्रेशन पावर हो या हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ओनली अप्लीकेबल नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होगा सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा, डी, फिर सी,
फिर बी, फिर ए। सेकेंड आईपी देखना है, तो सेकेंड आईपी देखोगे तो सेकेंड आईपी में आप क्या करते हो, मोनोवेलेंट केटाइन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में आईपी देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, क्या बचेगा इसका 2s2 2p 2s1 2s2 2p1 2s2 2p2 और 2s2 2p4। क्या सेल नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? सेल नंबर तो सेम है, सबका सेल नंबर सेम आ रहा है। और बेटा जब सेल नंबर सेम हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ में आईपीआई ये इंक्रीज होगा। ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का कहीं पे कंसेप्ट लग ही नहीं रहा। देखो एस से निकाल रहे हो यहाँ पे पी से, सेम सेल में एस पास में होता पी से, तो एस के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए, लेकिन कब हाई होती है? जब नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन हो। इट मीन्स उन दोनों कॉन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हो, 1। यहां पे तो 2 है, तो क्या होगा ए सेम ऑर्डर होगा। आईपी थर्ड देखो, थर्ड में क्या करते हो, इसके रेस्पेक्ट में मोनोवेलेंट कैटाइन उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आपको, डाइवेलेंट कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो होती है आईपी थर्ड फॉर दैट एलिमेंट। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे, ये क्या बचा 1s2, ये क्या बचा 2s2, ये क्या होगा 2s2 2p1 और ये क्या होगा 2s2 2p3। ये तो सेम सेल के और ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, इनर्ट गैस। फर्स्ट सेल का होगा ना हीलियम कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे ज्यादा किसका होगा ए। उसके बाद में देखोगे लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका ये इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा डी। अब इसमें देखो बी और सी में, यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहां पे पी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर पेनिट्रेशन पावर अप्लाई कर दोगे, नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है बी, फिर क्या हो जाएगा सी। तो ये था बेटा पीरियोडिक ट्रेंड किसके अंदर, अक्रॉस द पीरियड। क्या बताया अक्रॉस द पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे साइज कम होती है, इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ में आईपी भी बढ़ जाती है विद सम इरेगुलेशंस। कौन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा इनर्ट गैस का, उसके बाद में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखना है, फुल फील्ड या उसी को अपन पेनिट्रेशन पावर बोल देते हैं, बट एप्लीकेबल अप टू नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। नोट कीजिए, नोट कर लिया, मिटा दें। देखो आपको एक पीरियोडिक ट्रेंड बताया एक पीरियड के अंदर, ऐसे अपन ग्रुप के अंदर देखते हैं। ग्रुप में क्या होता है, अनमूविंग टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम जाने पे आप ये जानते हो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज होती है और जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है। और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में, साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा, तो साइज के साथ में आईपी है वो भी कम होगा। लेकिन यहां पर भी इरेगुलर चेंज आते हैं और वो इरेगुलर चेंज आते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखिएगा हेडिंग लिखेंगे इन ए ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर देखेंगे इन ए ग्रुप, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप के अंदर अनमूविंग टॉप टू बॉटम, अनमूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अपन ये जानते हैं सेल नंबर ये इंक्रीज होगा, सेल नंबर इंक्रीज होता है तो वहां पर रेडियस भी क्या होती है इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी और साथ में ये देखते जेड इफेक्टिव होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो उसको रिमूव करना इजी होगा, तो इससे आईपी क्या होगी डिक्रीज, लेकिन विथ सम इरेगुलरिटीज, और वो किसके कारण होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इनके कारण। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव नहीं मान रहे अपन क्योंकि लास्ट वाली सीरीज है वो इनकम्प्लीट है, फिर भी ध्यान रख लेना आप। ठीक है, जैसे एक्सेशन क्या आता है वही बता रहा हूं मैं डायरेक्ट। 3D सीरीज से आप 4D सीरीज में गए,
4D सीरीज से आप गए 5D सीरीज में, इसी की बात कर रहे हैं। 6D वाली इनकम्प्लीट है, या ये मान लो कि 4th पीरियड है, इससे आप किस में गए 5th पीरियड। डी सीरीज होती है ना, डी तो बेटा क्या होती है, एक सेल अंदर होता है, और ये वाला कौन सा होगा 6th पीरियड। ठीक है, तो 3D सीरीज से आप किस में जा रहे हो 4D सीरीज, 4D सीरीज से 5D सीरीज। तो यहां पर अपन देख रहे हैं 3D से 4D में गए तो रेडियस क्या होगी इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज होगी तो आईपी क्या होगी इसकी डिक्रीज। ठीक है, 4D सीरीज से 5D सीरीज में गए तो रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगी सेम, और रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो गई, इसका मतलब रेडियस तो सेम है, किसके कारण वो इक्वल होती है रेडियस, ये आपको बताया, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ n-2 f सबसेल, यहां पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और याद कीजिएगा बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पर जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा है कहां पर 2 सेल अंदर, n-2 f सबसेल में इंटर कर रहा है, ये किसके कारण आता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ n-2 f सबसेल। ठीक है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण नीचे वाला एलिमेंट है उसकी साइज देखो, ये 5th है सेल नंबर, यहां पर 6 है, फिर भी ये दोनों साइज में इक्वल है, इट मीन्स यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेंट है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आप ये जानते हो जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आईपी भी क्या होता है इंक्रीज। तो अगर आपको जनरल ऑर्डर देखना है इसके अंदर, जनरल ऑर्डर आप देखोगे जनरली तो आप देखोगे 3D सीरीज 4D सीरीज या 5D सीरीज के एलिमेंट में, या सेल देख लो 4th पीरियड 5th पीरियड और 6th पीरियड एलिमेंट्स में, तो 3D और 4D में किसका ज्यादा होगा, 3D से 4D में गए साइज बढ़ गई बेटा, साइज बढ़ने से आईपी क्या होगा डिक्रीज। 4D और 5D में किसका ज्यादा होगा 5D का, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है मोस्टली, ये मिलता है। और जनरली ये देखा जाता है कि ये आता है ना इसमें 5D का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में 3D का, जनरली वर्ड लगा रहा हूं मैं, फिर क्या होगा 4D, और नीट में यहीं तक पूछा जाता है। जैसे बेटा आपसे ये पूछा जाए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं उधर से मिटा देता हूं, कुछ एग्जांपल्स और बता देते हैं, मिटा दे साइड वाला मिटा देते हैं, इसको नोट कर लिया ना कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज ग्रेजुअली इंक्रीज, दैट्स वाई आईपी डिक्रीज, बिकॉज आईपी एंड साइज बोथ आर इनवर्सली टू ईच अदर बट विथ सम इरेगुलरिटीज। वो किसके कारण आती है कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और एक चीज माइंड में सेट रख लेना, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी अपर और लोअर में अगर लोअर और अपर दोनों की साइज इक्वल है तो उस कंडीशन में लोअर वाले का आईपी अपर से ज्यादा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अगर कहीं पर भी हो गया वहां पर लोअर एलिमेंट है उसका आईपी अपर से ज्यादा होता है। देखिए एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे एग्जांपल मैं लिखूं, कुछ एग्जांपल और देते हैं इसमें, जैसे कॉपर, एजी, एयू, इनका आईपी का ऑर्डर है। तो आपको पता है कॉपर है वो तो कौन सी सीरीज का होता है 3D, और ये किसका होता है 4D, और ये किसका होता है 5D। 3D 4D 5D ये वाला है। तो मेरे को ये बताओ कॉपर, एजी और एयू, तो कॉपर और एजी में किसका ज्यादा होगा कॉपर का, एजी और एयू में गोल्ड में किसका ज्यादा होगा गोल्ड का। और वैसे ऑर्डर इसका देखा जाए तो यहां पर क्या होगा सबसे ज्यादा गोल्ड, फिर कॉपर, फिर एजी। क्वेश्चन ये पूछा था कि इस वाली सीरीज में गोल्ड का सबसे ज्यादा क्यों है, क्यों हो गया ये ज्यादा, यहां से या 4D से 5D का ज्यादा क्यों होता है, ये रीजन लिखा हुआ है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहां पर आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितने सेल अंदर गया 2 सेल, जिसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी हाई होगी, और यहां पर इस रिक्वायर्ड एनर्जी इसी का नाम क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका रीजन क्या है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो सब अपन ने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो एक और बताता हूं, बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट और लिख रहा हूं मैं, यहां पे गलतियां कराते हैं, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। इसमें बताओ इसमें क्या ऑर्डर होगा,
अपन ने तो ये पढ़ा था सबसे ज़्यादा लेंथेनम, फिर स्कैंडियम, फिर इट्रियम, 3D 4D 5D, लेकिन ये वाला गलत है क्योंकि बेटा वहां पर होगा ना जहां पे कॉन्ट्रेक्शन लगे। और याद करो, आपको बताया था, याद करो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन किस पे लगता है, लेंथेनम के बाद में लगता है, जहां पर टॉप टू बॉटम जाने पे कितने का डिफरेंस आ रहा था, 32 का। और यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 21, 39, 57 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इसमें 18, यहाँ पर भी कितना होता है 18। लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के आते हैं, तो यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज ग्रेजुअली इंक्रीज, आईपी डिक्रीज। तो रियल ऑर्डर क्या होगा, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। ये ध्यान में रखना है, बच्चे ये गलतियां कराते हैं क्योंकि माइंड में सेट रहता है 3D 4D 5D में सबसे ज्यादा 5D, फिर 3D, फिर 4D। लेकिन वो कब होगा, जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन लगेगा ना बेटा, तभी तो अप्लाई होगा वो। और वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन कब लगेगा, आफ्टर लेंथेनम। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। और बताता हूं मैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक स्टेटमेंट और बता देता हूं, जहां पर भी एक ग्रुप में दो एलिमेंट की साइज किसी कॉन्ट्रेक्शन से इक्वल होती है, वहां पर लोअर वाला एलिमेंट है उसका आईपी अपर एलिमेंट से हाई होता है। नोट लगा के लिखवा देता, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। in a group if size of two elements becomes equal, in a group if size of two elements becomes equal, then IP of lower element is observed, IP of lower element is observed more than upper element। तो उस कंडीशन में लोअर एलिमेंट है उसका आईपी अपर एलिमेंट से हाई होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि लोअर का दोनों की साइज तो इक्वल हो गई, लेकिन लोअर वाले का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपर से हाई होता है। देखिए, इन ए ग्रुप इफ साइज ऑफ टू एलिमेंट्स बिकम इक्वल ड्यू टू एनी कॉन्ट्रेक्शन, वो कॉन्ट्रेक्शन लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है, या एक्टिनोइड कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है, या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकता है। उस कंडीशन में आईपी ऑफ लोअर एलिमेंट इज ऑब्जर्व्ड मोर देन अपर एलिमेंट, तो उस कंडीशन में लोअर एलिमेंट है उसकी आईपी अपर से ज्यादा बताई जाती है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं बात करूं 13 ग्रुप, इसको आप 3rd भी बोल सकते हो मैनलिफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये पढ़ते हो ना, बिना, इलायची, गरम, इंडियन टी। अगर इसके बेटा साइज का ऑर्डर आप देखोगे तो साइज का ये ऑर्डर होता है, इसमें साइज का ये ऑर्डर है, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम है, इसकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जिसका रीजन आपने पढ़ा भी था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। उसके बाद में इंडियम, फिर यहाँ पर थेलियम और इंडियम दोनों की साइज इक्वल होती है। यहाँ पे तो आपको पता है 32 का डिफरेंस आ रहा है, कौन सा होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन होता है साइज में वो कौन सा होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। याद करो क्या बताया था आपको कि यहाँ पर 3D10, उसके बाद में आ रहा था 4s2 4p1, ये 3D10 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आता है ना डिसरिच, तो इसलिए यहाँ पर 3D10 है, इसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा था, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इसकी साइज में कॉन्ट्रेक्शन आएगा, और यहाँ पर इस कॉन्ट्रेक्शन का नाम क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। वैसे आपको बताया हुआ था लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, इसके अंदर भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। किसका पुअर शिल्डिंग होता है, N-2F सब सेल है, उनके इलेक्ट्रॉन का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, इसके कारण जेड इफेक्टिव सडनली इंक्रीज होगा। क्लियर है, और इसके कारण जो कॉन्ट्रेक्शन आता है उसको अपन क्या बोल देंगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। क्लियर, आगे देखिए, अगर इसकी साइज का अपन ऑर्डर देखें तो ये वाला ऑर्डर आया। अब इसका ऑर्डर देखना आपको आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनको अगर अरेंज करूं तो बेटा ये ऑर्डर आएगा, बोरॉन का तो सबसे ज्यादा है, सबसे स्मॉल है, उसके बाद में एल्यूमिनियम का आना चाहिए, गैलियम का आना चाहिए,
क्या बताया था आपको, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पर लोअर एलिमेंट है उसका आईपी अपर एलिमेंट से हाई होगा। तो गैलियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। और आपको यहाँ पे ये बताऊं, माइंड में सेट रख लेना, इन सब में सबसे ज्यादा क्या होगा, बोरॉन के बाद में थैलियम का आता है। इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनमें, लास्ट वालों में। तो उसके बाद में आता है गैलियम, सॉरी थैलियम, उसके बाद में हुआ गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और सबसे कम इंडियम का होगा। ये आईपी का ऑर्डर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन से साइज इक्वल होती है वहां पर लोअर एलिमेंट और अपर एलिमेंट में, लोअर एलिमेंट हैज मोर आईपी देन अपर एलिमेंट। जैसे यहाँ पे बताया 13 ग्रुप के अंदर आया ना, 13 14 का भी बता देता हूँ मैं। और जैसे इसमें थैलियम और इंडियम, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से दोनों की साइज इक्वल थी, सॉरी ऊपर इंडियम आता नीचे थैलियम, ऊपर इंडियम है IN थैलियम। तो आईपी किसका ज्यादा होगा, लोअर वाले का, थैलियम का ग्रेटर देन इंडियम। ऐसे 14 ग्रुप होता है ना, काशी गैस, शंकर प्रभु, एसन और लेड, दोनों की साइज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर भी क्या होगा, लोअर एलिमेंट है उसका आईपी अपर एलिमेंट से ज्यादा होता है, लेड इज ग्रेटर देन एसन, तीन, ठीक है। तो ये था बेटा आपको पीरियोडिक ट्रेंड कि एक पीरियड के अंदर जाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसके साथ में आईपी बढ़ेगा। लेकिन कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं, एक तो किसके कारण होगी, इनर्ट गैस के कारण। सबसे ज्यादा होता ही किसका, इनर्ट गैस का। और पीरियोडिक टेबल में एक रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होगा, इनर्ट गैस का। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा भी किसका होगा, इनर्ट गैस का। कौन सी का, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, कौन सी होती है, हीलियम, ठीक है। उसके अलावा क्या ध्यान में रखना, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी और फुल फील्ड की। अप्लीकेबल कहां पर होगा, नियरेस्ट पे, ठीक है, नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पर ही एप्लीकेबल होगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा तो आईपी डिक्रीज होगा। लेकिन जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन के कारण दो की साइज इक्वल होती है वहां पर लोअर एलिमेंट है उसका आईपी अपर एलिमेंट से ज्यादा होता है। तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी और कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी इस पर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक ट्रेंड। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इसके कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया उसको मजे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।